नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग जनता की आवाज़ बनकर के जनता के प्रश्न जो है जनप्रतिनिधियों से पूछते हैं। आज हमारे साथ एक पूर्व जनप्रतिनिधि हैं, पूर्व विधायक हैं मुस्तफा सिद्दीकी साहब। मुस्तफा सिद्दीकी जी एक ऐसे नेता हैं प्रयागराज के, जिनको जो है 2-2 विधानसभा से विधायक बनने का अवसर मिला। और वो पहले जो है जब सोराव विधानसभा सुरक्षित नहीं थी तो वहाँ से भी विधायक रहे, और आप प्रतापपुर विधानसभा से भी विधायक रहे। कुछ ही विधायकों में से हैं जो 2-2 विधानसभा से विधायक रहे, और तीसरी विधानसभा फूलपुर से भी आपने 2 बार चुनाव लड़ा है और बहुत कम मार्जिन से आप उपविजेता रहे हैं, अभी उपचुनाव भी लड़े हैं। मुस्तफा सिद्दीकी जी से हम लोग ये जानना चाहेंगे कि 2027 में जो है क्या मुद्दे रहेंगे, किस मुद्दे पर चुनाव होगा, और अभी फूलपुर के विकास के लिए क्या क्या चीजें रुकी हुई हैं। जब मैं मुस्तफा सिद्दीकी जी से बातचीत करता हूँ तो मुझको बहुत अच्छा लगता है। तो देर न करते हुए मैं आपकी मुलाकात मुस्तफा सिद्दीकी से कराता हूं। मुस्तफा सर, आपका हमारे टॉक शो में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। और इतनी उम्र में आप इतना ऊर्जावान रहते हैं, इसका रहस्य क्या है? जबकि आपके ऊपर तो बहुत ढेर सारी आपदाएं भी आई, बहुत आपदाएं, लेकिन बस ये कि ईश्वर की एक समझ लीजिए कि हमारे प्रति एक सहानुभूति कहिए, जो भी कहिए, उनकी ऐसी है कि हमको हिम्मत दिए हुए हैं और हम उस हिम्मत से अपना काम भी कर रहे हैं, अपना परिवार भी देख रहे हैं और आगे भी कर रहे हैं। अच्छा, आप तो नेता हैं और आप विपक्ष में हैं, तो जाहिर सी बात है कि प्रदेश सरकार पर ज्यादा सवाल विपक्ष वाले ही उठाते हैं। आज आप प्रदेश सरकार तो तरह तरह के वायदे करती है कि मतलब कानून व्यवस्था दुरुस्त है, सबको सुरक्षा है, स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त है। एक विधायक के रूप में आपको ज्यादा अनुभव होगा, ज्यादा लोगों से मिलते हैं। आज प्रदेश सरकार के ऊपर कौन कौन से सवाल है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि महंगाई तो आप देख ही रहे हैं कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, और इसके साथ साथ बेरोजगारी भी बढ़ रही है। आज इतने ज़्यादा बेरोजगार लोग हो गए हैं कि 5,000 10,000 में काम करने के लिए मजबूर हैं, और काम कर भी रहे हैं, और लोग वो भी उनको नहीं मिल पा रहा है। कहने के तो चाहे हम कुछ भी कह दें, लेकिन हकीकत जमीन भी देखिए तो आज सारा इंसान परेशान। इतने उन्होंने नियम बना दिए हैं, इतने कानून सख्त कर दिए हैं कि तहसील में आप चले जाइए तो बिना पैसा दिए आप एक काम नहीं हो सकता, चाहे जितना बड़ा नेता आप हो। आप थाने में चले जाइए तो चाहे ज़्यादा बड़ा नेता हो, आप उनके आगे आपकी कोई सुनवाई नहीं है। एक आज का विधायक चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो, चाहे जिस पार्टी के हो, एक पुलिस का ट्रांसफर नहीं करा सकता है, न एक पुलिस की शिकायत कर सकता है। तो जहाँ पे लोकतंत्र एकदम समाप्त हो गया हो, ऐसे कंडीशन में, ऐसे परिस्थिति में कुछ कहना है, बोलना भी बहुत अच्छा नहीं लगता है। इसलिए आज हम, हर आदमी पीड़ित है, हर आदमी दुखी है, हर आदमी इस बात को सोच रहा है। आज हमारे माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव को याद भी कर रहा है, उनके कामों के, उनके व्यवहार के, और उनके समय में जो अधिकारी आज अपने मनमानी काम कर रहे हैं, उस वक्त उनके ऊपर बंदिश थी, लगाम था, सारे नेता की सुनी जाती थी। आज ऐसा कुछ नहीं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, चाहे किसी अन्य पार्टी विपक्षी दल के नेता हो। तो ऐसे कंडीशन में माहौल बदला है, परिस्थितियाँ बदली हैं। अब आने वाले समय में देखिए, हम तो उम्मीद यही करते हैं कि भारी पैमाने पे। आपको क्या लगता है, जो बिजनेसमैन है या जो थोड़ा कुछ व्यवसाय करता है, उसको सरकार से डर लगता है? सरकार से तो इतना भय लगता है कि जब कोई अधिकारी जिसको भी चाहे, आज के जिस व्यक्ति को चाहे उसको बंद कर सकता है, उसको पकड़ सकता है, उसके ऊपर जुर्माना लगा सकता है, अर्थदंड दे सकता है, और वो व्यापारी किसी न नेता के पास जा सकता है, न कोई अपना काम कर सकता है। तो आज उसकी कोई सुनवाई जनता की या व्यापारी की नहीं हो रही है, केवल अधिकारियों की सुनवाई है। अधिकारी अपने मनमाने ढंग से अपना काम कर रहे हैं, इसलिए आज कोई भी जनता खामोश बैठी है। लेकिन जनता एक दिन आवाज़ उठाएगी, वही आने वाले समय में 2027 अपनी आवाज़, अपने घोषणा दिखाने का इजहार करेगी। अच्छा, क्या लगता है 2027 में जो विधानसभा का आम चुनाव होगा, उसमें समाजवादी पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव के रिजल्ट को दोहरा पाएगी? दोहरा नहीं पाएगी, उससे कहीं आगे जाएगी। जैसे 2027 में 2000 लोकसभा चुनाव में जो हुआ था 24 में, भारी पैमाने पर उसको समर्थन मिला। 2027 में इससे भी बड़ा समर्थन उसको मिलने जा रहा है। 2022 में मिला था, 2024 में लोकसभा में बहुत अधिक मिला था। अब 2027 में पूर्ण बहुमत क्या, 2/3 बहुमत से जीत कर सरकार बनाएगी।
यानी समाजवादी पार्टी 2/3 बहुमत से जीतेगी। क्या बेस है समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी ने काम किया। देखिए, जैसे हम जमीनी स्तर के हैं, आप चाहते हैं कि हमारे को बेरोजगारी भत्ता मिले, आप चाहते हैं कि हमें दवा इलाज के लिए पैसा मिले, आप चाहते हैं हमारे शादी अनुदान मिले, आप चाहते हैं जो विधवाएं चाहती हैं हमको विधवा पेंशन मिले, जो आदमी जो है गरीब हैं उनको चाहते हैं कि हमको कुछ रोजगार मिले। तो आज ऐसी कौन सी चीज़ है बताइए? विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन सब खत्म कर दिया गया है। जो शादी अनुदान हम लोग 50,000 मिलता था, हम लोग देते थे हाथों में, वो सब खत्म हो गया। तो शादी अनुदान तो 1 लाख रुपए कर दिया गया है। 1 लाख कहाँ गए? वो जब वही काहे लौंग तेल हो, काहे राधा नाचे, काहे 50 आदमी की जोड़ी बने तो काहे शादी हो तो काहे मिले, उसमें व्यक्तिगत एक एक आदमी मिलता था। अभी शादी में आधा तो ब्लैक वाले अपना रिहर्सल कर जाते हैं, आधा जो बचता थोड़ा बहुत देते हैं वो भी सही रहता है, झूठ रहता है, अपना शादी करा देते हैं। सामूहिक शादी उतना कामयाब नहीं है जितना आप अपने मर्जी सब शादी करते हैं और उसमें आपको अलग पैसा मिलता था। आज ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आज बेरोजगारी भी आप देख रहे हैं, आज महंगाई भी आप देख रहे हैं। नहीं, लोग ये कहते हैं लोगों को ज्यादा सुरक्षा से डर लगता था। कहते हैं समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो जमीन कब्जा करना, लोगों को असुरक्षित होना, आज सब सुरक्षित अपने को महसूस कर रहे हैं, ऐसा भाजपा कहती है। आज कितने लोग है फांसी फंदे में लटक रहे हैं, कितने लोग पानी में डूब रहे हैं, कितने लोग आज ये तो हमेशा होता रहा है। तो वो उनके भी जमाने में होता था, आज भी हो रहा है। उसमें बढ़ोतरी कहाँ? जमीन जो कब्जा पहले लोग करते थे आज नहीं कर रहे। नहीं, आज भी कर रहे हैं, करने वाले कर रहे हैं। हमारी जमीन कब्जा है, देख लीजिए, हमारी खुद की जमीन टंकी के सामने जो जमीन बेची जाती उसी जमीन को रजिस्ट्री करके, और आज हम 5 साल से मुकदमा लड़ रहे हैं उसका। और लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार, SDM सब लिख रहे हैं कि हाँ ये जमीन फर्जी है, ये जमीन गलत बेची गई है, लेकिन उसके बावजूद हम नहीं पा रहे हैं उसे। हम विधायक होके 3 बार विधायक होकर नहीं ले पा रहे, मुकदमा लड़ रहे हैं उसे। तो जब हमारी जमीन कब्जा हो रही है तो और आदमी हम क्या कहें? तो ऐसा नहीं है कि जमीन आज भी कब्जा हो रहा है, कब्जा करने वाले। हाँ, ये है कि कुछ जो भूमाफिया बड़े थे, जो उनमें अंदर कमी आई है। भूमाफिया जो ज्यादा कम हुए, भूमाफिया कम हुए हैं, लेकिन उस शासन में भी कभी भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय भूमाफियाओं को या गुंडा बदमाशों को उन्होंने श्रेय नहीं दिया। हमेशा आज अतीक का दुहाई देते हैं। अतीक किसके शासन में बंद हुए थे? अतीक माननीय अखिलेश यादव के शासन में बंद हुए थे। तो मायावती ने भी बंद करवाया उन्होंने, लेकिन उन्होंने जब से बंद कराया फिर आज तक छूटे नहीं। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने जब वहाँ आरबी इलाज के उसमें बंद कराया था, उसके बाद फिर छूटे नहीं। तो इन्होंने भी सख्ती किया था, ऐसा नहीं है। लेकिन यह है कि अभी उन्होंने लीगली पॉइंट से सब कर रहे थे, इन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया तो इसलिए इनका नाम ज़्यादा हो गया। हालांकि हुआ वही चीज़। तो ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव कभी गुंडा, उन्होंने अभी चुनाव लड़ाया है, एक भी गुंडा बदमाश नहीं दिखाई पड़े हैं। आपको इलाहाबाद बताइए कौन सा प्रत्याशी गुंडा बदमाश है? 12 विधानसभा लड़ाए थे, 12 में कोई ऐसे एक प्रत्याशी नाम बताइए जो गुंडा बदमाश है। श्री राम उसका नाम हो। मैं जहाँ रहता हूँ प्रयाग जिला में रहता हूँ, प्रयागराज में, और प्रयागराज में 12 विधानसभा है। प्रयागराज 12 विधानसभा में आप पत्रकार हैं, आप यहाँ के लोकल हैं, एक भी कैंडिडेट नाम बताइए जो हिस्ट्री सीटर हो। उन्होंने अच्छे आदमी को टिकट दिया, अच्छे आदमी को लड़ाया। अब बदनाम करने के लिए पहले क्या था? हम भी तो 20-21 में आए, इसके पहले क्या था हम नहीं जानते। लेकिन हम जब से आए हैं तब से राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी किसी भी गुंडा बदमाश को न श्रेय देते हैं, न उनको बढ़ावा देते हैं, न उनको टिकट दे रहे हैं। अच्छे लोगों को लाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और लाभ भी रहे हैं। अच्छा, PDA का नाम देती है सपा, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। पिछले समाज के तो बहुत बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ में, चाहे प्रिया जी हो, चाहे OP राजभर हो, चाहे संजय निषाद हो। मानवर काशियाम ने DS4 बनाया था, हाँ, बाप से बनाया था, बैकवर्ड माइनॉरिटी और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया था। आज इन्होंने PDA बनाया, वही चीज है, सेम टू वही चीज। आज इन्होंने बैकवर्ड को कितना, अभी लोकसभा चुनाव प्रयागराज में था, किसको टिकट दिया? बैकवर्ड को दिया। इन्होंने जितना माइनॉरिटी को यहाँ भी चुनाव या यहाँ एक माइनॉरिटी को दिया, और सारे बैकवर्ड को टिकट दिया इन्होंने। सारे जो है जितना भी चुनाव लड़ाए हैं सब आप देख लीजिए किसको दे रहे हैं, PDA पूरा दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो PDA कहे हैं तो PDA को सम्मान भी दे रहे हैं। आज लालजी वर्मा है, क्या है ये अपने बैकवर्ड में आते हैं। कभी बहुजन समाज पार्टी के बहुत बड़े नेता हुआ था,
होते हुआ करते थे, आज उनको छोड़ करके इस पार्टी में आए हैं, उनको सांसद बनाने का काम किया उन्होंने। वो तो इंजी सरोज रामचंद्र राजभर भी जी सरोज भी देखिए, रामचंद्र राजभर जी, ये सुखदेव राजभर जी थे जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, उनका लड़का नहीं है तो उनका लड़का हमारे साथ है। त्रिभुवन दत्त जिसने अपना इस्तीफा दे करके माननीय बहन जी को चुनाव लाया था अकबरपुर से, वो भी आज हमारे साथ। हाँ, तो बसपा के तमाम लोग तो हैं। सारे दलित समाज, बैकवर्ड समाज, अल्पसंख्यक सबको सम्मान दे रहे हैं। कोई आदमी ऐसा नहीं जिसको सम्मान है, तो पीडीए वही हो गया, और क्या हो गया। और जहाँ जहाँ जो अच्छी सोच रखने वाले हैं वो ठाकुर पंडित के भी सम्मान कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल निगृहित है। मतलब पीडीए में आपके सामान्य वर्ग भी है, सपा के पीडीए में सामान्य वर्ग भी, फॉरवर्ड बहुत ज्यादा सम्मान तो हमने देखा है। हम यकीन झूठ नहीं बोलना चाहते, हम 25 साल है बहुजन समाज पार्टी में, वहाँ 3 बार विधायक हुए, लेकिन जो सम्मान माननीय अखिलेश यादव ने हम लोगों को दिया है, अल्पसंख्यकों को या बैकवर्ड को, वो सम्मान हमने किसी नेता को नहीं दिया, छोटे छोटे नेताओं ने दिया। अच्छा, मायावती जी का आपने नाम लिया, मायावती जी ने आपको 2 बार विधायक बनाया, 3 बार विधायक बनाया उन्होंने। अच्छा, आप बताइए, मायावती की राजनीति और अखिलेश यादव की राजनीति, इन दोनों में क्या फर्क है? देखिए, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है जी। सोच तो मानवर काशीराम जी की थी, पीडीए वाली, उसको उन्होंने चालू किया, मिशन चालू किया, लेकिन सोच में बहन जी रास्ता भटक गई, आखिर भटक गए। और भटकने के बाद उन्होंने वो जो मानवर काशीराम जी लेके चले थे, उससे भटक करके इन्होंने चाहे दलित हों, चाहे पिछड़े वर्ग हों और चाहे अल्पसंख्यक हों, उनको इन्होंने तरजीह देना कम कर दिया। और सबसे बड़ी बात जो हम नहीं कहना चाहते कि उनकी जो फीस थी तो इतनी महंगी हो गई कि लोग देने में असमर्थ हुए, और उनको छोड़ छोड़ कर क्योंकि हम तो जब ताजुब माने, जब हम गए राष्ट्रीय अध्यक्ष पास, तो उन्होंने कहा विधायक जी आप चुनाव लड़िए, 1 पैसा आपको कहीं नहीं देना है, और जरूरत पड़ेगी तो आप हमसे अपनी कसम खा के, उन्होंने कहा जरूरत पड़े तो आप फोन करिएगा, 1 पर्सनल नंबर है, हम आपको पैसा भेजेंगे। ऐसी पार्टी जो खुद पैसा दे लड़ाती हो, हम तो हमेशा पैसा देख रहते थे, तो जब यहाँ माने तो हम स्तब्ध रह गए। बहुजन समाज पार्टी के नेता जब निकलते हैं तो अक्सर ये आरोप लगाते हैं कि पैसा देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। देखिए, वो आपसे छुपा नहीं है, और जब रहते हैं नहीं, आपसे छुपा नहीं रहते हैं तब भी लोग कहते थे, नहीं रहते हैं तब भी कहते हैं, और आपसे छुपा भी नहीं है। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था, आप ईमान से कहिए, आपको पता नहीं है, जानना चाह रहा आपको पता नहीं है, बताइए ईमान से। अब मैं ये जानना चाह रहा था कि आप बहुजन समाज पार्टी के नेता रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी आज अपने पुराने नेताओं को फिर वापस भी बुला रही है। अगर मान लिया बहुजन समाज पार्टी संदेश आता है कि मुस्तफा साहब कहाँ जो है सपा में पड़े, आ जाइए, तो क्या आप सोचेंगे? आप गारंटी लीजिए हम वहाँ चले जाएंगे, बिना पैसा टिकट आपको मिलेगा। सर, बात पैसे की नहीं। अच्छा, आपको अगर आपको बसपा टिकट दे दे, 1 मिनट, अगर बसपा 2027 में मुस्तफा सिद्दीकी को टिकट दे दे, तो क्या सपा से बसपा में चले जाएंगे? कभी सवाल ही नहीं पैदा होता। हम तो वैसे भी नहीं, हम तो जब तक बसपा में थे ईमानदारी से, निष्ठा से, वरना हम 2003 में मंत्री बन जाते। महेश सिंह आए थे, पैसा लेके तो पैसा भी लेते, मंत्री बनते इसी पार्टी में, लेकिन हमने धोखा। उन्होंने मानवर काशीराम जी का फोन आया हमारे पास, हमने न बिकने वाला समाज बनाया है, लेकिन न बिकने वाला विधायक नहीं बना पाए। तुम न बिकने वाले में हो, बिकने वाले। हमने कहा हम न बिकने वाले में हैं, और हम नहीं बिके। और ईमानदारी से एक विधायक तो आरोप लगाते हैं कि जब जो है बसपा से आप और 6 लोगों ने बगावत किया था, तो जिसको टिकट, जिसको वोट दिया था, बगावत नहीं किया था, हमने बगावत नहीं किया था। उन्होंने हम लोगों को पहले ही अल्टीमेटम दिया था कि आप हमारी कोर्ट फीस पहले अता जमा करिए, हमारी असमर्थ नहीं जमा कर सकते थे। तो जब चुनाव के दौरान, आपने राज्यसभा मतदान के दौरान हम राज्यसभा चुनाव ही नहीं हुआ उस वक्त। हम लोग स्वेच्छा से, मर्जी से, हम लोगों ने देखा कि जब रास्ता भटक गई हैं और इस पार्टी मिशन में जो लड़ाई होती थी, जो चलता था, वो बंद हो गया है, तो हम लोगों ने इस मिशन को राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव चला रहे हैं, पीडीए बना कर, तो हम लोग उनके सोच के साथ। अरे तो आकाश आनंद आ गए हैं, युवा नेता हैं, तो बहुत बदलाव आ रहा है। अब उनके बदलाव दिखाई पड़े तो हम लोग समझे उसको। अभी तो बदलाव कोई दिखाई नहीं पड़ा। हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव हमने देखा पहले क्या था नहीं आते, आज उनके अंदर पूरा जो मानवर काशीराम की सोच थी, आज उनके अंदर वो सोच है, उसी के ऊपर चल भी रहे हैं, और हम लोग उसी सोच के तहत हम लोग सब आए हैं। तो कहने मतलब 2027 में सपा की सरकार आप देख रहे हैं? 100% उसमें कोई मतलब चूचा नहीं है, लेकिन ईमानदारी से वोटिंग हुई तो
अगर बैलेट पेपर से हुआ तो 100%। तो बैलेट पेपर से तो नहीं अभी कोई नहीं है। हाँ। इससे होगा तो भी 100%। इसलिए देखिए बेईमानी लोग जो भी कर रहे हैं नहीं करते, 5,000 10,000 15 इससे ज्यादा बेईमानी। लेकिन आपको इतना ज्यादा वोट मिला कि 5 हमें, अगर हम अभी लड़े थे हमारे में 5-10 हज़ार वोट फर्क पड़ा। अगर हमारा वोट जो 80-90% पड़ता था, अगर पड़ जाता जो 40% पड़ा, किस दबाव में नहीं पड़ा हम नहीं जानते, आप जानते हैं। नहीं, अगर 50-60% पड़ जाता तो हम न हारते। तो वोट बेईमानी 10-5 हज़ार होता है, इससे ज्यादा नहीं। नेताजी अभी जो उपचुनाव हुआ उसकी बात आप कर रहे हैं, आपको लगता है पहले भी था? पहले तो आपके लिए वोटिंग पड़ी, पहले वोट बड़ा भले, लेकिन हम हमारे साथ समाजवादी पार्टी 85 ग्रुप में आप सबसे ज्यादा वोट पाए थे। हम और परवीन पटेल साथ बैठे थे कि हाँ, तो हमने कहा यार जो वोट बताया जा रहा है 5 राउंड के बाद उन्होंने बोलना बंद कर दिया। उसके हमने उनसे कहा, पूछ लीजिएगा उससे, हमने कहा यार ये बताइए कि वहाँ तो वोट कुछ बता रहा है, यहाँ ये वोट कुछ लिख रहे हैं। तो हमसे कहें विधायक जो यहाँ लिखा जा रहा है वही सही है, वो लोग गलत लिख रहे हैं। अब इन्होंने क्या लिख के क्या किया सीएम साहब ने, हमको पता नहीं। हम भी सीधे आदमी पर बैठे रहे, मान लिया कि भाई ठीक है, लड़ाई झगड़ा हम कर नहीं सकते थे, आप जानते हैं हमारा स्वभाव नहीं। तो इसलिए जो है नहीं, उसमें भी हम जीत जाते, हम जीते दोनों बात है, लेकिन यह है कि हार गए। अच्छा, ये आपको लगता है उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का बेस वोट पड़ा नहीं? कहाँ 40% पड़ा, आप तो देख लीजिए खुद, तो आग से तरह सामने आया आपका है। अगर हमारा सरकार का दबाव था उसमें, 100% दबाव था, 100% था। न मालूम कितना काले सूची में नाम डाल दिया गया, उनको जो है दे दिया गया, लेटर दे दिया गया कि आप लोग वहाँ जा नहीं सकते, हमारा एक भी बस्ता नहीं लग पाया था। फिर आप तो पत्रकार, आप तो घूम घूम देखे हैं सब, अब आप हमसे पूछ रहे हैं भले, लेकिन हकीकत में आप बताइए कि गलत हम कर रहे हैं क्यों बात। इस वजह से हम हार गए, वरना हम दोनों बार जीते थे। चलिए, अब तो मान लिया चुनाव बीत गया, अब आगे अभी चुनाव आने हैं 2027 में। 2027 चुनाव के पहले तमाम तरह की तैयारियां होती हैं। मैं जानना चाह रहा था कि मुस्तफा सिद्दीकी जी की क्या तैयारी? भाई हम लोग अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। संगठन में जो लोग कमी दिखाई पड़ती है उसको हम लोग निकाल करके दूसरा बना रहे हैं। हमारे यहाँ चल रहा है कार्यक्रम, हमेशा हम लोग बैठक, पिछले बार में भी अल्पसंख्यक में मीटिंग हम लोग कर रहे हैं, उसकी तैयारी पूरा कर रहे हैं। और जो गलतियां पिछले बार हुई है, इस बार हमारा संगठन इतना मजबूत रहेगा कि जो हमारा बस्ता नहीं लगता था या नहीं होता, इस बार हम लोग पूरा बस्ता लगा ले हम लोग काफी, तो भी कोई नहीं हरा सकता। वोट हमारे पास बहुत है, उसको खाली करें हम लोग करना है। और वही उसी के हम लोग अभियान चलाए हैं, अभियान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चलाए हैं, हम लोग यहाँ सारा काम चल रहा है। आपको बता दें, दीपक पटेल जो है वो विधायक हुए, कभी आपके साथ भी थे वो। दीपक पटेल उपचुनाव जीते। दीपक पटेल का कहना है कि अभी यही 2-3 महीनों में उन्होंने ढेर सारे काम किए हैं। जैसे कि अभी आप देखिए, क्या नाम है, दारागंज से अल्लाहपुर से जो है दारागंज से हेटा पट्टी के लिए जो है पुल पास हुआ। फिर इधर किसानों की जमीन जा रही थी आवास विकास परिषद में, उसको मतलब निरस्त करवाया। उन्होंने कई काम किए। गारापुर साइड में जो है उन्होंने आवास के लिए काम किया। तो उन्होंने कहा कि इतने कम दिनों में हमने इतना काम किया। ऐसा है, फूलपुर में कितना मकान उजाड़ेंगे, इसको नहीं किया उन्होंने। कहाँ उजाड़ेंगे? जो सड़कें बनी है सब अगल बगल जो बसे थे, तो मुआवजा लिया लोग। हाँ, मुआवजा मिला, ना के बराबर मुआवजा, पता करिए, ना के बराबर मुआवजा है। जो आज वहाँ पे पहली बात यह है कि कुंभ मेले में विकास हुआ, भारी विकास हुआ, कुंभ मेले की वजह से हुआ, कोई विधायक संसद की वजह से नहीं हुआ। कुंभ मेले को बढ़िया मुख्यमंत्री ने बनाने का प्रयास किया और पूरे इलाहाबाद एकदम बदल दिया प्रयागराज को। उसी में वो भी बदला गया जो आप गारापुर बता रहे थे, कछार एरिया है, सब बदला गया। अब उसको आप अपना श्रेय ले लीजिए। अगर हम जीते तो हम भी श्रेय लेते, हमने बनाया, हालांकि बनाया तो कुंभ मेले की वजह से बना सारी रोड। और बकिया जितनी भी सड़कें चौड़ी हुई, अभी हम नहीं जानते कि सड़कें से किसको फायदा होगा, अमीर को होगा, गरीब होगा, लेकिन जनता चलती है सड़क पे, इसमें अमीर गरीब का लेकिन काफी उजाड़ हुआ। भाई जनता तो पैदल भी चल रही है, साइकिल भी चल रही है, स्कूटर भी चल रही है। तेज धीम वाली बात है ना, जहाँ 1 घंटा लगता है आपका जनता नहीं चल रही थी क्या? आपका मकान उजाड़ के ही हम चलेंगे? तो जिसका उजाड़ता है, जिसका घर गिरता है, उसी को एहसास होता है। हमारा आपको नहीं गिरा है, हमको आपको एहसास नहीं हो रहा। जिसका गिरा उसको मुआवजा नहीं, ना के बराबर। आप पता करें, आप तो बहुत पत्रकार है, आप खुद घूम जाकर पता करिए कि हम झूठ बोलेंगे सही बोलेंगे। अच्छा, आज फूलपुर की क्या समस्या है? फूलपुर जैसे
71 के पहले जैसे था आज भी वैसा ही है। इधर 40-50 साल में विकास हो गया, कुंभ मेला में तो आया नहीं। इसका हालत ये देख लीजिए कि हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर सांसद थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी थे, मंत्री भी थे, एक पुल बनाया है। हाँ वो बना तो आप पार हो सकते हैं, सुखा जाइए, पार हो जाइए। कितना खराब पुल बना है कि आप जब फाटक भर के बहता था, अब आप बेकार, वही तहसील के सामने उसकी निकासी कर दिया है, कोई चौराहा नहीं दिया। अब इधर से तहसील की भीड़, उधर से आने वाले की भीड़, इधर जाने वाले सब वहीं इकट्ठा हो जाते हैं, हमेशा जाम रहता है। और उधर चढ़ने में भी कोई नहीं दिया जगह, ऐसे जैसे मुड़िए उधर से आ रहे हैं, इधर से लोग उतर रहे हैं, वहाँ भी भीड़ रहती है। मतलब वो जो आप जल्दी करते वो एकदम खत्म हो गया है एक काम। दूसरा 1971 में श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित वहीं तहसील सामने एक बनाए इंटरमीडिएट कॉलेज, आज जो है गिरा हुआ है एकदम। आप खुद जाकर देख लीजिए, गिर गया और उसके बाद कोई दूसरा कॉलेज नहीं बना था। शिक्षा क्षेत्र में कोई एक भी स्कूल यहाँ कॉलेज बना हो बताइए। सर वो तो ढेर सारे कॉलेज दिखते हैं। प्राइवेट छोड़ दीजिए, प्राइवेट हम सरकार बच्चे पढ़ने वाले नहीं है। आप हमसे सरकारी स्कूल की बात कर रहे हैं, आप प्राइवेट में चले जा रहे हैं। नहीं जरूर, प्राइवेट स्कूल तो हर आदमी खुद के अपना बैठा आपका खुद है विद्यालय, हमारा खुद विद्यालय खुद के बैठा है। हम वहाँ पे जहाँ सरकारी में बच्चे जाएंगे तो आप क्या कौन जाएगा? नहीं, ये क्यों आप कह रहे हैं? सरकारी स्कूल खोलने से उसको फीस में कमी होती है, उसको पढ़ाई अच्छी मिलती है। प्राइवेट स्कूल तो बिजनेस से चलता है, प्राइवेट स्कूल में फीस अच्छी ज्यादा लेते हैं। अब हमारा बच्चा एक दर्जा 1 में है, 3,500 रुपया महीना ले रहे हैं अच्छे स्कूल में। सरकारी स्कूल पढ़े तो 3,000। तो शिक्षा की असमानता हो गई, असमानता चल रही है। उसको कहाँ खत्म किया? शिक्षा क्षेत्र में देखिए आप जो है यहाँ पर जो है क्या नाम है, जो पुल बताया है उसके क्षेत्र में एक भी विकास फूलपुर तहसील के अंदर हुआ? आप बताइए, आप तो घूम रहे हैं। मुझे तो सड़कें बड़ी अच्छी लगती हैं। सड़कें तो हम खुदे बता रहे हैं, सड़कों का जाल बिछाया है, इसमें कोई हो रहा है, चाहे जो है, चाहे मंदिर, रोजगार पर कोई काम, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, एक नाप से उन्होंने बराबर करके सड़कों का, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको सड़क मकान गिरा, सड़कों जाल बिछाया है। इससे मैं इनकार नहीं कर सकता, इससे सबको फायदा हो रहा है, गरीब अमीर। अच्छा ये बताइए नेताजी, फूलपुर से अगर आप चुनाव लड़ते हैं 2027 में, आप किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे? या वही महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर, या कोई स्थानीय मुद्दा भी होगा? स्थानीय मुद्दा तो बहुत है यहाँ पर। स्थानीय मुद्दा हमने बताया था आपको, अभी बरसात हो गए तो 2-3 मोहल्ला डूब जाएगा। 2-3 मोहल्ला डूब जाता है, उसके पानी की निकासी का कोई साधन नहीं है आज 50 साल से, और पानी बदबजाता रहता है, उसकी कोई सफाई नहीं हुई। तो वो इसी विधायक की देन है या इसी सरकार की देन है? 50 साल कह रहे तो सपा भी उस सरकार, सपा भी कई बार रही, बसपा भी रही। 50 साल से हम कह रहे एक नहीं, तो नहीं बनाया लोगों ने, क्योंकि यहाँ कोई मूल निवासी था नहीं। तो फिर सपा आएगी, बनाएगी। यहाँ का कोई मूल निवासी विधायक नहीं बना जो इस समस्याओं को समझ सकता था। चाहे प्रवीण पटेल का घर कहाँ था? प्रवीण पटेल झूसी में है। तो झूसी भी तो अच्छा आप बताओ ईमानदारी से, ईमानदारी बताओ, फूलपुर के बारात है, ये उनका क्षेत्र है, हमेशा रहते हैं। हम उनके प्यारों नहीं है कि रोज उनका कार्यक्रम देख रहे हैं। क्षेत्र है ना, कभी आपने इनको फूलपुर देखा नहीं? भाई मैं उनका प्यारों नहीं, वो कार्यक्रम तो लगे रहता होगा। फूलपुर में बहुत समस्या। अच्छा आप किसी ने नहीं किया, हम आए, हमको करना चाहिए। ये कह देना कि आपने नहीं किया तो हम भी नहीं करेंगे, ये कोई समस्या का हल नहीं। नहीं मैं ये जानना चाह रहा था कि 2027 में आप चुनाव लड़ेंगे तो क्या वायदा करेंगे? बता रहा हूँ। हाँ, पहला वायदा करेंगे। समस्या है एक तो शिक्षा के क्षेत्र में। अच्छा ठीक है। दूसरा जो ये पुल खतरा खराब है, इसका भी अगर हमारी शासन सत्ता है तो उसको कुछ न कुछ हला भला करेंगे, जिससे पब्लिक दूसरा बाईपास होने या इसका कोई और दूसरा हल हो, जिससे जो जाम हमेशा जो पहले से ज्यादा जाम लगने लगा वो जाम खत्म हो। और तीसरा हम ये देखेंगे जो पानी बजा रहा है हर गांव नाली में, जो है हमारा ये गुलहरिया में, उधर पुराना फूलपुर में, इस सब में जो पानी बरसात में खाता, इसको दूर करें। और जो छोटी मोटी समस्याएं हैं जो आज यहाँ पे लोगों में अपने को करते हैं, इसका हो अच्छा कॉलेज खुले। अच्छा एक भी आप यकीन नहीं मानेंगे, यहाँ पर जो है क्या नाम, एक भी अस्पताल 1940-32 में हम लोग जब पढ़ते थे 5-6 साल, वही अस्पताल था, उसी को वहाँ मकान पूरा गिर गया, लाके ब्लॉक के अंदर 2 कमरा बना दिया। कोई बड़ा अस्पताल नहीं है, कोई अस्पताल नहीं। यहाँ के लोग सब वही प्राइवेट को, जितने प्राइवेट डॉक्टर देखे, डॉक्टर पाठक को देखे, बिल्डिंग कितनी बढ़िया बिल्डिंग बनाए हैं, यहीं आगे अस्पताल बना रहे हैं।
और एक आप PSC सेंटर देख लीजिए, तो आप यहाँ आदमी जाएगा वहाँ जाएगा। तो सरकारी इस सब की बहुत कमी है, इस सब को दूर करने हम ये नहीं कह रहे कि हम सब कर देंगे, प्रयास करेंगे हम। और अगर हमारी सरकार बनेगी तो हमको अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पर पूरा वो है क्या नाम भरोसा है कि हमारे बात को मान करके यहाँ पे विकास का भी जो है छोटी मोटी समस्या अगर हमको मौका मिला तो। 2027 में भाई अभी तो आप 2 बार मतलब चुनाव भी लड़े, बहुत कम अंतर से आपने जो है चुनाव भी आ रहे हैं। अच्छा नेताजी, क्या वजह रही, क्या वजह है कि समाजवादी पार्टी जो है ये PDA का नाम लेती है, वहीं भारतीय जनता पार्टी जो वो धार्मिक के आधार पर चुनाव लड़ने की कोशिश करती है। आप बताइए दोनों में क्या कॉन्फ्लिक्ट है, कौन जो है इस पर भारी पड़ने वाला? देखिए आप तो देख ही रहे धार्मिक है, उस आधार पर चुनाव लड़ने, उससे हमारी गरीबी दूर नहीं होगी। धार्मिक जातीय आधार पर चुनाव लड़ने में गरीबी दूर होगी। जातीय आधार पर यह है कि 80-85% आपके जो है PDA लोग आते हैं, तो 85% फायदा होगा। 15% भी उसी उसमें आ जाएंगे, उनका भी फायदा होगा। तो अब ये तो खाली धार्मिक आधार पे वोट दे रहे, विकास नाम से मतलब नहीं है, रोजगार से मतलब नहीं है, महंगाई से मतलब नहीं है। धार्मिक आधार करके उससे आपको रोटी रोजी नहीं बन जाएगी, उससे कोई बहुत फायदा। लेकिन हाँ, एक आदमी उसमें आ करके धार्मिक में कुछ महक जाता है, लेकिन जब वो खुद भोगता है तो उसको समझ में आता है यार इससे हमको कुछ मिलना नहीं है, हमको विकास देखना है, जिससे विकास हो उसके काम करेंगे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव ने बहुत विकास किया। 112 नंबर चल रही है, एम्बुलेंस चल रही है, पुलिस का जो त्वरित वाला पुलिस हर जगह पहुंच रही है, जो वहाँ लखनऊ मेट्रो चल रही है, जितनी स्कीमें कन्याधन जो मिल रहा था लड़कियों को, ये सब तो उन्होंने ही किया है ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब पहली बार में अनुभव में उतना नहीं आ पाता परफेक्टता, लेकिन दूसरी बार में तो खुद होकर आदमी काम करता है। आपकी दूसरी बार जीतेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे, तो हम लोग पूरे यकीन है जो आप पहली बार इतना बता रहे हैं इसका 4 गुना काम करेंगे। चलिए, आप फूलपुर की जनता से क्या कहना चाहेंगे? यही कहेंगे कि धार्मिक उन्माद मत आइए, आप अपनी रोटी रोजी की तलाश कीजिए, अपना विकास कीजिए, अपना शिक्षित बनिए, और जिसमें आपका विकास हो। धर्म ठीक है, धर्म हर आदमी मानता है, आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, धर्म मानना भी आवश्यक है। धर्म अच्छी बात सिखाता है, चाहिए वही धर्म। लेकिन धर्म के साथ साथ हम किसको बागडोर दे रहे हैं, किसको हम दे रहे हैं, शासन सत्ता सौंप रहे हैं, वो हमारे लिए क्या करता है। धर्म हमेशा रहा है, चाहे और ये बादशाह रहे हो, चाहे बाबर बादशाह रहे हो, चाहे जो भी रहे हो, धर्म रहा, धर्म आज भी चल रहा है। उससे चाहे कांग्रेस हुकूमत रही हो, चाहे इनकी हुकूमत हो, इन्होंने उसको थोड़ा सा फैला करके हमारे आप बीच में हम आप बैठे चाय पीने कितना अच्छा लग रहा है, आप हमको देख के घूरिए, हम आपको देख घूरे, इससे कोई फायदा होना नहीं। इससे ना हमको नौकरी मिल जाएगी, ना हमको महंगाई कम होगी। तो इसलिए लोग समझने लगे हैं। उम्मीद है कि इस बार समाजवादी पार्टी को बहुत बड़े पैमाने पर 2027। चलिए विधायक जी, आपने समझ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आपने सुना, मुस्तफा सिद्दीकी साहब थे, पूर्व विधायक मुस्तफा सिद्दीकी सपा नेता थे, और आपको पूरा भरोसा है कि 2027 में समाजवादी पार्टी बम्पर बहुमत से सरकार बनाएगी। आपने कहा कि 2/3 से बहुमत से सरकार बनाएगी, क्योंकि PDA परिवार पूरा सपा के साथ में है। और फूलपुर की प्राथमिकताओं को गिनाते हुए उन्होंने कहा कि फूलपुर में एक जो है पुल बना हुआ है, ओवरब्रिज बना हुआ है, जो है रेलवे लाइन को पार करके जाता है, वो ऐसी जगह उसकी निकासी और चढ़ाई है कि वहाँ और भी जाम लगता है, इसकी दूर होगा। और शिक्षा के क्षेत्र में नए सरकारी कॉलेज के निर्माण होंगे, बड़े अस्पताल का भी आपने दावा किया। फिर हम आपको जो है 2027 चुनाव के इर्द गिर्द या उसके पहले मुस्तफा सिद्दीकी जी से मुलाकात करवाएंगे। देखते रहिए MT टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद।